नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी चैप्टर नंबर 9। सो गाइस, मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि ये जो मेरी क्लास है ये है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको बुक्स पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द बुक प्रॉपरली विद विद क्रिएट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो उनसे बोलो किताब पढ़ो तो वो क्या करते हैं, बुक लेके बैठते हैं, पढ़ते भी हैं, बट सिर्फ रीड करना उनका एक वो किताब पढ़ना होता है। उनको ना समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से हमें कैसे बुक पढ़नी है, या फिर किसी को समझ नहीं आता है कि नोट मेकिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो वही चीज़ है, हम जो है एक पॉलिटी की अच्छी बुक, ज्ञानचंद यादव जी की एक बुक है, तो ये कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए होती है। तो इस बुक को हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के जो बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें यही बुक जो है चल सकती है। सारी एग्ज़ाम नॉलेज जितनी हमें चाहिए एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए, उतना सब इसके अंदर आपका मौजूद है। तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं, जिसमें हमारा ये जो पॉलिटी है उसके बारे में मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य हो गए, और जो बाकी चीज़ें हैं, नीति निर्देशक तत्व वगैरह, तो वो सब सिंपल है। अगर आप पॉलिटी पढ़ें तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा, और मेरे कुछ पुराने लेक्चर्स हैं उसमें भी वो मैंने पढ़ा रखे हैं। तो आपको आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, चैप्टर नंबर 9 है ज्ञानचंद यादव जी की बुक का। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसके पास ये बुक है और उसने लाके एक अपनी टेबल में या कॉर्नर में रख दी है और कभी निकाल के नहीं पढ़ी है, या पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपनी बुक निकाल लें, क्योंकि आपके लिए खुशखबरी है कि मैं आपके साथ आप ये बुक को जो है पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, चैप्टर नंबर 9 में हमारा है कार्यपालिका क्या है। ठीक है, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका देखिए क्या होता है, हमारी जो तीन शक्तियां हैं हमारी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमारा जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया है, तो उसमें हमारी जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान, उसमें हमारा 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें हमारा है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका हमारी जो होती है ना, वो कानून बनाती है। ठीक है, वो क्या करती है, कानून बनाती है, और जो नई नई नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको लेकर आती है। बट वहीं पे जो कार्यपालिका है उसका काम क्या होता है, जो विधायिका ने जो भी नीतियां बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं, जो भी कार्य वो लेकर आ रहे हैं, उन सबको लागू करने का जो कार्य होता है, वो किसका होता है, वो होता है कार्यपालिका का। तो आप ऐसी ही, अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा कि कार्यपालिका के अंदर क्या क्या होता होगा, कौन कौन आते होंगे। जैसे मान लो आपके राज्य में कोई स्कीम आई है, ठीक है, सरकार ने कोई नई स्कीम लेकर आई, मान लो जैसे आरक्षण दिया, जैसे अब ये आरक्षण चला था, तो 2019 में कि जनरल को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो उसके लिए एक विधेयक आया होगा ना, किसी ने प्रस्ताव रखा होगा विधानसभा में, उसके बाद या फिर संसद में, केंद्र लेवल पे है तो संसद में रखा होगा। तो ऐसे करके किसी एक ने, किसी के दिमाग में ये चीज़ उपजी होगी, उसने वहाँ पे प्रस्ताव रखा होगा, उसके बाद चीज़ें जो है, वो जो प्रस्ताव है वो पास हुआ होगा, मतलब एक जो है स्टेप बाय स्टेप उसको पास करने का चला होगा। तो एंड मोमेंट पे वो जो विधेयक जिसने उसको पास कर दिया, ठीक है, जब तक वो विधेयक है, जब तक बिल है तब तक बिल है, लेकिन एंड एक एक लास्ट पॉइंट होगा ना, जहाँ पे उसमें हस्ताक्षर होंगे किसी के, और वो फिर वो वहाँ से पास होके लागू हो जाएगा। तो वो काम जो होता है वो कार्यपालिका का होता है। तो राज्य स्तर पे उसका जो हेड होता है वो राज्यपाल होता है, और केंद्र स्तर पे उसका हेड जो होता है राष्ट्रपति होता है। यानी कि केंद्र स्तर की अगर कोई संसद में कोई विधेयक आ रहा है, तो उसको पारित करने की जो अंतिम स्टेप है वो राष्ट्रपति है, और ऐसी राज्य में कौन है, राज्यपाल है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके सरकार, आपकी राज्य सरकार ने कोई कानून पास किया है, भू कानून हो गया, या कोई नई स्कीम जैसे आती है,
उज्ज्वला योजना हो गया। तो ये चीज़ें जब आती हैं तो इन पे, या ये तो योजनाएं हो गई जो सरकार लाती है, लेकिन बिल क्या होता है, जैसे अभी हमारे देश में जो उत्तराखंड है उसने कौन सा बिल पास किया है, नागरिकता वाला, ठीक है। तो समान नागरिकता वाला जो बिल पास किया है तो वो हो गया, तो उसमें जो सिग्नेचर हुए होंगे वो किसके, विधेयक पास करने के लिए राज्यपाल के हुए होंगे, क्योंकि वो एक राज्य के लेवल का है, ठीक है। तो इसीलिए जो राष्ट्रपति राज्यपाल हैं वो कार्यपालिका की शक्ति के वो है, बिंदु हैं। तो एक बार चलिए हम रीड कर लेते हैं, इतना मैंने आपको समझा दिया। तो अब रीड करते हैं कि कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि विधायिका जो भी स्वीकृत नीतियां और कानून होते हैं उनको लागू करने का काम क्या करती है, कार्यपालिका करती है। भारत के शासन तंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संविधान में कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है उसमें शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, मतलब कि कुछ शक्ति कार्यपालिका में बटी है, कुछ न्यायपालिका में बटी, कुछ विधायिका के पास बटी है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास है, मैंने अभी बताया था, राष्ट्रपति के पास है। और राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास है, वो राज्यपाल के पास है। सॉरी, संघ की मैंने राज्यपाल बोला, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो भारत में संसदीय कार्यपालिका, जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस संविधान निर्मात्री सभा के सामने यह प्रश्न था कि देश के संचालन के लिए किस व्यवस्था को अपनाया जाए, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ कोई चीज़ बनाएंगे तो हमारे आगे जब तक चुनौती नहीं आएगी हम उसका समाधान कैसे करेंगे, है ना। तो जब संविधान जो बनाने वाले लोग थे उनके सामने ये आई समस्या कि हम कौन सी व्यवस्था अपनाएं, तो उसका सॉल्यूशन इन्होंने ढूंढा, क्योंकि बहुत सारे जो देश हमसे पहले आज़ाद हो गए थे उन सब ने अपना अपना जो है एक व्यवस्था बना ली थी अपने देशों में, जो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे उस टाइम हमसे पहले। तो अगर उनको हम देखें, हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, अगर उन्होंने उन देशों को देखा तो उनके सामने 3 व्यवस्थाएं थी। एक थी संसदीय व्यवस्था, दूसरी अर्ध अध्यक्षात्मक और तीसरी थी अध्यक्षात्मक, ठीक है। ये 3 तरह की उनके पास विकल्प थे, जिसमें से जो ब्रिटेन वाले थे जिन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया ब्रिटिश सरकार ने, तो 1919 से 1935 के बीच इन्होंने बहुत सारे अधिनियम निकाले थे जो कि एक संसदीय प्रणाली पर आधारित थे। तो जब उन्होंने हमारे देश में ये सब नियम चलाए थे, अधिनियम लागू किए थे 1990 से 1935 के बीच के, तो इन सब को हमारे देश में लागू करने से क्या हुआ कि हमारे देश के लोगों को इनकी आदत हो गई थी या इनका अनुभव हो गया था। तो इसीलिए हमारी जो निर्मात्री सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा, इसके सदस्यों ने किसको कौन सी व्यवस्था को अपनाया, संसदीय व्यवस्था को, ठीक है। तो संसदीय ऐसी ऐतिहासिक अनुभव को ध्यान में रखकर, जो मतलब 1990 से 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो चुका था, इसीलिए ऐतिहासिक अनुभव को ध्यान में रखकर भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करना ही ठीक समझा गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। संसदीय सरकार में 2 तरह की कार्यपालिका, ठीक है, 2 तरह की कार्यपालिका वास्तविक और नाममात्र होती है। अब जो हमारी संसदीय सरकार है, जो हमारे वहाँ पे सरकार है, उसमें 2 तरह की कार्यपालिका होती है। कौन कौन सी होती है, नाममात्र और वास्तविक। अब बात करेंगे नाममात्र की, तो नाममात्र में कौन सी होगी, नाममात्र में होगी आपकी राष्ट्रपति, और वास्तविक में कौन होगी, जो एक्चुअल में वर्क कर रही है, फील्ड वर्क जो कर रही है, जो कि हम जनरली हम किसे देखते हैं, प्रधानमंत्री जी को देखते हैं। कि अगर आपके मान लो गैस के दाम कम हो गए तो आप किससे कहते हो, आप क्या कहते हो आपके घर में नॉर्मली, अरे ये जो लोग चिड़े हुए होंगे प्रधानमंत्री से, वो एक प्रधानमंत्री ने गैस के दाम बढ़ा दिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, किसको कहते हैं, प्रधानमंत्री। कोई राष्ट्रपति को तो नाम नहीं रखता ना कि राष्ट्रपति ने ऐसा कर दिया, राष्ट्रपति ने देश में वैसा कर दिया, देश को बिगाड़ दिया, ये गलत नीति लागू कर दी राष्ट्रपति ने, ऐसा कोई नहीं कहता है, सब लोग प्रधानमंत्री। तो वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास ये और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है, ठीक है।
अपनी जो मंत्री परिषद है उसी के थ्रू प्रधानमंत्री सारे कार्य करता है, और जो राष्ट्रपति है वो जस्ट एक नाम मात्र का होता है कि कोई भी चीज़ के एंड में अगर साइन करने हैं तो राष्ट्रपति के साइन होंगे। एक सिग्नेचर के लिए हमारा राष्ट्रपति एक नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो कार्यपालिका के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे हमारे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें, जैसे मैंने भी आपको बताया था ना, 3 विकल्प थे हमारे संविधान निर्माताओं के पास कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाएं, संसदीय अपनाएं कि अर्ध अध्यक्षात्मक। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इनको डिटेल में जान लेते हैं। जैसे इस बुक में दे रखा है कि अध्यक्षात्मक क्या होता है और अर्ध अध्यक्षात्मक क्या होता है, फिर उसके बाद संसदीय तो आपको पता ही है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है ना अमेरिका में है। इस व्यवस्था जो ये व्यवस्था है देश और सरकार दोनों का प्रधान होता है, ठीक है। मतलब कि जो अध्यक्ष होगा वो देश का भी प्रधान होगा और सरकार का भी प्रधान होगा। इस व्यवस्था में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में राष्ट्रपति का पद ही जो है बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे कि आपने देखा है कि अमेरिका में जो भी चीज़ है राष्ट्रपति ही वहाँ का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व होता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। वहाँ पे राष्ट्रपति ने जो निर्णय ले लिया, राष्ट्रपति के आगे कोई नहीं बोल सकता। तो राष्ट्रपति जो है किसी के लिए भी जवाबदेह नहीं होता है, मतलब वह केंद्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। जो केंद्रीय प्रशासन है वहाँ का, उसके लिए वो उत्तरदायी होता है। लेकिन जो विधायिका है जो कानून बना रही है उसके लिए राष्ट्रपति अमेरिका जैसी व्यवस्था में या अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति विधायिका के लिए जवाबदेह नहीं होगा। अगर विधायिका के कोई कानून लागू नहीं करने हैं तो राष्ट्रपति कहेगा मैं लागू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये होता है। तो वहाँ पे जो है राष्ट्रपति की ही चलती है। और जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसके उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो अमेरिका में, ब्राज़ील में, यहाँ पे लिखा है ना, अमेरिका में, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के अनेक देश हैं जहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अब अगर बात करें संसदीय व्यवस्था की, तो संसदीय व्यवस्था में देश का प्रधान जो होता है वो राजा या राष्ट्रपति होता है, जैसे कि हमारे वहाँ पे है, ठीक है। तो राजा या राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन वो क्या है? एक नाम मात्र है, परंतु उनकी जो शक्तियां हैं ना वो नाम मात्र की होती हैं। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। जैसे ब्रिटेन की महारानी और भारत का राष्ट्रपति इसके उदाहरण हैं। जैसे ब्रिटेन में भी ना महारानी एक नाम मात्र की होती है, लेकिन जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये संसदीय व्यवस्था है, इसके उदाहरण देश हैं हमारे पास। जर्मनी हो गया, इटली, जापान, पुर्तगाल, भारत। तो यहाँ सब जगह कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। अब हम बात करें अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ना दोनों ही प्रधान होते हैं। संसदीय व्यवस्था के समान इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान नहीं होता है, जैसा कि हमारे वहाँ नाम मात्र का होता है ना राष्ट्रपति, लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नाम मात्र का नहीं होता है, उसके पास भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई होती हैं। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही दल के या फिर 2 दल के हो सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति भाजपा से और प्रधानमंत्री कांग्रेस से, या फिर दोनों ही कांग्रेस से या फिर दोनों ही भाजपा से, ऐसे करके हो सकते हैं। परंतु कभी कभी अलग अलग दलों के होने की स्थिति में उनमें जैसे आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक कांग्रेस का एक भाजपा का है तो मतभेद तो होगा ही ना। तो जैसे कि फ्रांस में, रूस में, श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। तो आपको जो है पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ है, कौन से देश जो है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण है, कौन से अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण है और कौन से संसदीय के उदाहरण है। तो आपको कुछ देश दे देंगे, देशों के नाम आपको उसमें से चूज़ करना होगा, या निम्न में से कौन अर्ध अध्यक्षात्मक राज्य नहीं है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। भारत के विषय में इसमें यही क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कौन सी प्रणाली है और क्या सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद है भारतीय कार्यपालिका की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो कार्यपालिका है भारत की, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारत में संसदीय व्यवस्था के साथ साथ संघात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने से भारत में कार्यपालिका के 2 स्तर, ठीक है,
तो दो स्तर हैं, जैसे पहला कौन सा है, केंद्रीय कार्यपालिका, और दूसरी कौन सी है, राज्यों की कार्यपालिका। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, राष्ट्रपति और राज्यपाल का उदाहरण लेके, ठीक है। तो संघात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने से भारत में दो स्तर हैं कार्यपालिका के, राज्य और केंद्र स्तर पर। तो केंद्र स्तर की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सब होते हैं, ठीक है। केंद्र लेवल पे कौन कौन होते हैं कार्यपालिका में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। इसी तरह से राज्यों में कौन होगा बताओ, राज्यों में राज्यपाल होगा, फिर मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद कौन होगा, उसकी विधानसभा, ठीक है। विधानसभा या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वही होते हैं। तो राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान होता है, राष्ट्रपति केवल क्या होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। तो भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ का केवल संवैधानिक प्रमुख या प्रधान होता है। उसकी स्थिति प्रायः ब्रिटेन की महारानी के समान है, यानी कि सिर्फ बैठे रहना है, सिग्नेचर करने हैं, पार्टियों में जाना है, समारोहों में जाना है और लोगों को पुरस्कार का वितरण करना है, अवार्ड्स देने हैं, भारत रत्न देने हैं और बाकी सारे अवार्ड्स देने हैं। ये काम होता है राष्ट्रपति का। सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। वर्ष 1976 में हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। देखिए अब यहाँ पे आपको एक संविधान संशोधन दिखेगा जो कि 1976 में हुआ था और वो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति है वो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इसका तात्पर्य क्या हुआ इस लाइन का, कि अगर मंत्रिपरिषद कोई बिल या कोई अधिनियम या कोई भी चीज़ पारित करने के लिए राष्ट्रपति के पास ले जाती है तो राष्ट्रपति को वो कहती है कि इसमें आपको साइन करना है क्योंकि इससे हमें ये लाभ होने वाला है, ये चीज़ें होने वाली हैं, तो राष्ट्रपति जो है उस चीज़ में सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। उसको उसमें सिग्नेचर करने पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अगर वो मना करता है या रिवाइज के लिए देता है तो दोबारा से वो रिवाइज होके फिर दोबारा से राष्ट्रपति के पास वही चीज़ भी ले आएंगे तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 46वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, ये आपको मैंने समझा ही दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ठीक है, हमने अभी राष्ट्रपति का देख लिया, अब प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। तो ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत का समर्थन रखने वाले गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव चलने वाले हैं, आचार संहिता लग गई है और अब चुनाव की डेट भी आ गई है, अप्रैल में है शायद, ठीक है, और जून में रिजल्ट आएगा, 4 जून को, 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। तो जो भी पार्टी बहुमत दल वाली जो पार्टी होगी उसमें से एक को प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो संसदीय व्यवस्था ये हमने ना ब्रिटेन से ही, जिसने हमें गुलाम बनाया उसी से ले लिया इन लोगों ने। तो ब्रिटेन की तरह ही भारत में राष्ट्रपति लोकसभा से बहुमत प्राप्त दल या बहुमत का समर्थन रखने वाले गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के शेष सदस्यों की नियुक्ति और प्रशासनिक विभागों की घोषणा करता है। अब देखिए जब चुनाव होते हैं आप लोग देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने ये चुना, इस कमेटी के लिए ये वाला मंत्री चुना, इस कमेटी के लिए ये वाला मंत्री चुना, ऐसे करके आप सुनते होंगे ना टीवी में न्यूज़। तो क्या होता है ना, जैसे लोकसभा में चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद जिस भी दल की, मतलब जिस पार्टी ने बहुमत से प्राप्त किया है, ठीक है, जो पार्टी बहुमत में आई है उस पार्टी से राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री चुनेगा, ठीक है। हालांकि वो अपने मन से नहीं चुनता है, उसको भी चीज़ें बताई जाती हैं कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। तो एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनेगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति को बताएगा कि कौन सा मंत्रिपरिषद के लिए चुनना है। एक मंत्रिपरिषद बनेगा, एक ग्रुप बनेगा जिसमें एक गोल घेरा, मान लो एक गोल घेरा बनेगा जिसमें प्रधानमंत्री जो है एक एक सदस्य को उठा के रखेगा
कि इसके लिए ये वाला मंत्री सही है, इसके लिए इस वाले विभाग के लिए ये मंत्री सही है, इस विभाग के लिए ये मंत्री सही है, ऐसे करके उनको उठा उठा के वो प्रधानमंत्री की वो है कि वो किसे सही मानता है। वो अपनी पार्टी से नहीं, दूसरी पार्टी के भी मंत्रियों को उस मंत्री परिषद में चुन सकता है। ठीक है, बस उसको सही लगना चाहिए। और फिर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनता कौन है? प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह कौन देगा कि ये वाला मंत्री रखो? प्रधानमंत्री देगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह किसी भी मंत्री का त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री कहे कि राष्ट्रपति जी आपको इनका जो है त्यागपत्र स्वीकार करना है, ये नहीं मंत्री रहना चाहते, तो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसको बर्खास्त करना चाह रहा है तो भी हटा सकता है, हटाना चाह रहा है तो पद से। तो इससे स्पष्ट है कि केंद्रीय कार्यपालिका का नेतृत्व किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा कहेगा वैसा राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। तो इससे तो भाई यही हो रहा है ना कि भले ही ऊंचे ओहदे पे राष्ट्रपति हैं, लेकिन चलती किसकी है? प्रधानमंत्री की। ठीक है, इसलिए आप गालियाँ वालियाँ सब प्रधानमंत्री को ही देते हैं। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से वो बन के जा रही है, लोकसभा के चुनाव द्वारा मतदाताओं द्वारा वो चुन के जा रही है, तो ऑब्वियसली ना उसके लिए तो उत्तरदायी होगी। हम किसी को बना रहे हैं तो वो किसके लिए उत्तरदायी होगा? हमारे लिए ही तो उत्तरदायी होगा। तो इसी तरह से केंद्रीय मंत्रिपरिषद सभी कार्यों के लिए लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने तक ही अपने पद पर रहता है और बहुमत ना रहने पर उसे त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, अगर उसको जो है जनता ने अस्वीकार कर दिया और बहुमत नहीं मिला तो उसको फिर त्यागपत्र देना पड़ेगा। केंद्रीय कार्यपालिका का यह उत्तरदायी सामूहिक या संयुक्त होता है। ठीक है, फिर है राजनीति समरूपता। राजनीति समरूपता की बात करें तो केंद्रीय कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति जवाबदेह होने के कारण उसके सदस्य लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल से ही लिए जाते हैं। अब क्योंकि देखो क्या होगा, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के लिए जवाबदेह है, तो इसीलिए जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर जो है लोकसभा में जो जिन्हें बहुमत मिला है उसी पार्टी से लिए जाते हैं। इससे उनके बीच जो मतभेद है वो नहीं रहते, क्योंकि मान लो चार सदस्य उठा लिए भाजपा के, चार उठा लिए कांग्रेस के, तो वो तो बीच में ही लड़ते रह जाएंगे। और जवाब किसको देना है? जनता को, लोकसभा को जवाब देना है। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि मतलब ऐसा नहीं है, जब नेहरू जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने अदर पार्टी वालों को भी रखा था, दूसरी पार्टी वालों को भी रखा था। उनके लिए बस ये था कि नहीं, जो जिसमें काम बेहतर करता है वो उसको हम नेता बनाएंगे। ऐसे नहीं कि अपनी पार्टी के चाहे निठल्ले हो, निकम्मे हो, कुछ काम के ना हो, या फिर पता ना हो, उस विभाग के बारे में जानकारी ना हो और उसको बना दिया क्योंकि वो अपनी पार्टी का है। ऐसा नहीं करते थे पहले के लोग। हाँ, आजकल जो है ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं क्योंकि मतभेद भी हो जाते हैं। आजकल जो है पार्टियां, मंत्री आपस में मतभेद हो जाते हैं, तो उसमें वो लोग लोकसभा का जो है नहीं सोच पाते हैं, या उनको उनके प्रति जवाबदेह होना है, तो मतभेद भी नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसीलिए जो है अधिकतर बहुमत पार्टी से ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुना जाता है। इसके बाद है मंत्रिमंडल की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ द कैबिनेट। संविधान में हालांकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों को मिलाकर मंत्रिपरिषद की एक छोटी समिति होती है जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत गौर से इस लाइन को देखना, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है, लेकिन मंत्रिपरिषद में जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनकी छोटी सी समिति होती है जिसे मंत्रिमंडल कहा गया है। ठीक है, ये मंत्री प्रायः महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागों के प्रमुख होते हैं। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय इस समिति द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मंत्रिमंडल है
क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत अनुभवी वरिष्ठ मंत्रियों की समिति होती है, इसमें बहुत अनुभव के लोग होते हैं, तो इसीलिए जो प्रशासनिक के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इन्हीं के कंधों पर डाले जाते हैं। ठीक है, तो इस ज्ञानचंद यादव की जो बुक है ना, तो इस बुक में ना आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिखेंगे। यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको ना बॉक्सेस दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये चुनाव व्यवस्था की तुलना है यहाँ पे, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसी तरह से हमने ऊपर देखा था यहाँ पे ये शॉर्ट में, अगर मान लो कि अभी आप बुक पढ़ रहे हो, पूरी आपने बुक पढ़ ली, ठीक है, आपने एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ ली, लेकिन अब आपका पेपर है, आपको रिवीजन करना है 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, तो आप इस बुक में जितने भी ये बॉक्सेस है ना, आप उन बॉक्सेस को पढ़ो, बस सिर्फ इन बॉक्सेस को ऊपर ऊपर से पढ़ो, आपका ये पूरा रिवीजन कर देते हैं। इस बुक की मुझे एक खास बात अच्छी लगी, पहली क्या है इस बुक में कि इसमें बहुत कलरफुल तरीके से दे रखा है, तो पढ़ने में एक अच्छा लगता है, नीरस सी बुक नहीं लगती है ना, एक ब्लैक एंड वाइट सी चीज़ें कैसी होती हैं, बेरंग सी, ऐसे नहीं लगता है कि कुछ मज़ा सा नहीं आता है ना, फोटोकॉपी टाइप। लेकिन इस बुक में कलरफुल दे रखा है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में। और दूसरा इस बुक में क्या है कि क्विक रिवीजन के लिए जो है साइड में बॉक्सेस दे रखे हैं, और उसमें जो है शॉर्ट में इन्होंने, जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना रिवीजन के लिए, उस तरीके से इन्होंने दे रखा है। तो कार्यपालिका के प्रकार जैसे मैंने आपको बता दिया, संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक, ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने दे रखा है। तो संवैधानिक राजतंत्र, औपचारिक शासन प्रमुख, संसदीय गणतंत्र, ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे कार्यपालिका का जो संविधान में किस अनुच्छेद में कार्यपालिका के बारे में है, ठीक है, वो अनुच्छेद यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी कि जो संघीय कार्यपालिका है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। तो भाग 5 में है अनुच्छेद 52 से 151 तक संघीय कार्यपालिका है। दूसरा है भाग 6 में, देखो भाग 5 भाग 6, भाग 5 में संघीय, भाग 6 में राज्य कार्यपालिका, ठीक है। और संघीय में क्या कहाँ से है, 52 से 151 तक है, और 152 से 237 तक अनुच्छेद तक कहाँ है, राज्यपालिका है, ठीक है, तो राज्य कार्यपालिका है। तो ऐसे करके आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति के बारे में हम देख लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका, जैसा कि हमने अभी देख लिया है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है, ठीक है। यह राष्ट्र का प्रमुख है, कार्यपालिका का नहीं। कार्यपालिका का प्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री, ठीक है, और राष्ट्रपति कहाँ का प्रमुख है, राष्ट्र का। वह राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वो शासन नहीं करता, वह साधारणता, ठीक है। ये जो ये हाईलाइट करे हुए वर्ड्स हैं इनको बहुत गौर से देखना कि ये राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या आप सोचते हो और वो क्या क्या नहीं है और क्या क्या है। वह साधारणतया, कौन, राष्ट्रपति साधारणतः मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति बाध्य होगा। ये हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया था, 1976 के संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अभी देखा था ना हमने, उसमें मैंने बताया था कि वो बाध्य होता है मंत्रियों की बात सलाह मानने के लिए। वह मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकेगा और न मंत्रियों की सलाह के बिना कुछ कर सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार जो संघीय कार्यपालिका है वो अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेद तक तो है, अभी हमने बॉक्स में देखा था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज करता है, शासन नहीं करता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनका व्यावहारिक प्रयोग संघीय कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। बेसिकली राष्ट्रपति एक नाम मात्र का एक अधिकारी है हमारे, मतलब राष्ट्र का प्रमुख है, जो कि किसके उसमें चल रहा है, किसकी बातों पे, किसकी सलाहों पे चल रहा है, मंत्रिपरिषद की सलाहों पे चल रहा है, ठीक है। उसकी अपनी कोई राय नहीं है, वो किसी के लिए उत्तरदायित्व नहीं रखता है, ठीक है।
तो यहाँ पर से हमने कुछ चीज़ें सीखी है। पहली क्या, अभी हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति का मतलब है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक संघीय कार्यपालिका दे रखा है, अनुच्छेद 52 से 151 तक दे रखा है, और भाग 5 के अंतर्गत संविधान में दे रखा है। ठीक है, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति है। और इसमें जो है संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद है। ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अभी तक के उसमें आ गई होंगी। अब है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है, ये तो हमने देख लिया था। लेकिन राष्ट्रपति कैसे चुनता है, उसको चुनने की, राष्ट्रपति बनने की क्या क्या प्रक्रिया है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है फ्यूचर में, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेजेस पास करनी होंगी या पार करनी होंगी, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। और कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, आर्टिकल 54। ठीक है, तो जिस निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है, उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तथा संघीय राज्य क्षेत्रों को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए कौन कौन होते हैं, देखो, पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब संसद में 2 सदन होते हैं, आपको पता है, नहीं पता है तो हम आगे को पढ़ेंगे। अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जितने लोग लोकसभा के चुनाव में जो सदस्य चुने जाएंगे, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, दूसरा, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये तो हो गई हमारी संसद की बात। अब हम राज्यों पे आते हैं कि और कौन कौन राष्ट्रपति का चुनाव करने में शामिल होते हैं। तो और होते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिनको, जैसे आपके राज्य में चुनाव होते हैं ना हर 5 वर्ष में, जिसमें आप लोग चुनते हो सीएम, तो विधानसभा में जो सदस्य चुने गए हैं, निर्वाचित किए गए हैं, वो सदस्य जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में होते हैं। और संघीय राज्य क्षेत्रों को, संघीय राज्य क्षेत्र में कौन आ गए, जो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये जो है, ठीक है, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो अब पूछेंगे आपसे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मनोनीत नहीं होंगे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्यों के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी भाग लेने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्रीय शासन का नहीं वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान है। ठीक है, अगर आप बात करें कि राज्यों के साथ साथ जो वो हैं संघीय, यार यूनियन टेरिटरी को क्या कहते हैं हिंदी में, तो जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्यों को लिया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ एक राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण यूनियन टेरिटरी और पूरे राज्यों का प्रमुख होता है। इसीलिए भारतीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को भी सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर ना हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप से राष्ट्रपति पद का रूप प्राप्त हो सके। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इन सबको शामिल करते हुए ये कहना चाहा था कि दलीय आधार पर हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो एक सर्वोच्च पद है। ठीक है, तो उसको जो है पूरा पारदर्शी रूप से चुनना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं मतगणना एकल संक्रमणीय प्रणाली
के अनुसार होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन कौन सी प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और जो मतगणना है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होती है। जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव जो राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जीतने के लिए एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करने होते हैं, जिसकी जो फॉर्मूला होता है ना, तो जो मत राष्ट्रपति प्राप्त करता है जीतने के लिए उसको निर्वाचन कोटा कहा जाता है। ये याद रखना कि जो जीता है और जितने मतों से जीता है उसको निर्वाचन कोटा कहा जाता है। तो निर्वाचन कोटा निकालने का सूत्र क्या होता है कि दिए गए मतों की संख्या, जितने उसको मत मिले हैं, बट्टे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, जैसे 1 2 3 4 जितने भी निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या +1 +1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचन कोटा के लिए इस सूत्र को ऊपर दिए गए सूत्र को अपनाया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसी विधि अपनाई गई है कि संसद के निर्वाचित सदस्य की कुल मत संख्या तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल मत संख्या लगभग क्या हो? बराबर हो। इसीलिए इस सूत्र को अपनाया गया है। फिर है मत संख्या का निर्धारण। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य तो मत संख्या का निर्वाचन कैसे करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य मतदाता के मत का मूल्य समान नहीं होता है। ठीक है, जैसे ना जो निर्वाचन मंडल है ना उसमें जो भी सदस्य मतदान कर रहे हैं उनका जो वोट है वो एक वो नहीं होता है। जैसे मान लो 4 सदस्य हैं निर्वाचन मंडल में, तो उन चारों का जो वोट की वैल्यू है ना वो इक्वल नहीं होगी, वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदाता के मतों का जो मूल्य है वो उस अनुपात से निश्चित किया जाता है जितनी संख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि कितने लोगों का प्रतिनिधित्व वो कर रहा है। ठीक है, तो उसी अनुपात में जो है उसके वोट की वैल्यू को निकाला जाता है। विधानसभा और संसद के सदस्यों की मत संख्या का निर्धारण 2 अलग अलग सूत्रों के आधार पर किया जाता है। कि मतलब कि जो विधानसभा के जो सदस्यों ने वोट दिया है उसका अलग सूत्र से वोट काउंट होंगे, और संसद के सदस्यों ने, जो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने जो वोट दिए हैं वो अलग सूत्र से काउंट होंगे। तो एक विधायक के वोट का मूल्य कैसे निकालते हैं कि एक विधायक के, जैसे मैंने अगर किसी को वोट दिया है तो मेरे वोट की वैल्यू क्या है उसको निकालने का जो सूत्र है ना वो ये है। और ये हमारा जो सूत्र है ये 1971 की जनगणना के अनुसार ही हम करते हैं कि उस प्रदेश की, जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस प्रदेश की जनसंख्या, कोई कैंडिडेट है तो वो किसी क्षेत्र का ही तो होगा ना, किसी क्षेत्र से ही तो उठ के गया होगा। जैसे हमारे वहाँ अजय भट्ट साहब अल्मोड़ा से लोकसभा के, तो वो उस क्षेत्र के, उस प्रदेश की कुछ तो जनसंख्या होगी जिस प्रदेश से वो गए हैं। तो उस प्रदेश की जनसंख्या बट्टे संबंधित विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य की उस क्षेत्र में कितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं इंटू 100। ठीक है, तो ये सूत्र होता है एक विधायक के वोट का मूल्य। ये विधानसभा के जो क्षेत्र के विधायक होते हैं। और उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनके वोट का मूल्य कैसे निकालते हैं कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का कुल वोट मूल्य, जो कि हमने ऊपर निकाला, बट्टे संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। इसको आप 2-3 बार देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। मतलब कि एक विधायक, जैसे हमारे वहाँ से मान लो 5 विधायक हैं तो उन 5 विधायकों का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे वोट की। कि एक विधायक, पहले एक विधायक के वोट वैल्यू निकालेंगे इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, भी दूसरे विधायक की, फिर तीसरे विधायक की, इस तरह से उनके वोट का मूल्य निकालेंगे। ठीक है,
राष्ट्रपति का कार्यकाल, देखो आपको पेपर निकालना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, समझ में नहीं आएगा जिसको तो, और जिसको ज़बरदस्ती समझना है तो फिर वो 2-3 बार इसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल देख लेते हैं हम। पेपर निकालने के लिए जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना काफ़ी है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं हम, ठीक है। राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल पद धारणा करने की तिथि से 5 वर्ष होता है, यानी कि आर्टिकल 56 में दिया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, ठीक है। और कितने साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का? वही 5 साल का होता है, किंतु अवधि से पहले अगर वो त्यागपत्र देकर पद रिक्त कर सकता है तथा संसद महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को पदच्युत कर सकती है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है, और अगर उसको कोई और हटाना चाहे तो वो महाभियोग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, महाभियोग के प्रस्ताव पारित करके भी राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं लोग, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की अवधि से पहले ही त्यागपत्र दे दे, या फिर संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके उसको हटाया जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके स्थान पर नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है शेष अवधि के लिए ना होकर पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। यानी कि मान लो कि अपने अगले कार्यकाल, अगले चुनाव से 6 महीने पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देता है, तो 6 महीने तो रह गए हैं इस राष्ट्रपति के, है ना। तो नया राष्ट्रपति 6 महीने के लिए ना चुन के पूरे ही उस टाइम से पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस राष्ट्रपति के 6 महीने तो अभी बचे ही थे तो 6 महीने के लिए किसी को बना देते हैं, उसके बाद फिर नए चुनाव करके किसी और को बनाएंगे, ऐसा राष्ट्रपति के केस में नहीं होता है। और ये जो महाभियोग का प्रस्ताव किया जाता है, ये अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पास किया जाता है। किसी भी दशा में राष्ट्रपति का पद 6 महीने की अवधि से अधिक समय तक खाली नहीं रहना चाहिए, अर्थात 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य है, ठीक है। अब है राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, कि राष्ट्रपति के पद की क्या क्या योग्यताएं हैं। तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है, ठीक है। जिसको राष्ट्रपति बनना है वो देख लो योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। आर्टिकल 58 में है। और क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, तो पहला है कि वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ताकि थोड़ा सा वो अनुभवशील हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता रखता हो। वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, सरकारी नौकरी या कोई ऐसी चीज़ पर ना हो। वह संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के किसी सदन का सदस्य ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो उनका सदस्य होगा तो फिर वोट उसके थोड़े जान पहचान होगी, अपने लिए वोट करवा लेगा वो ना अपने दोस्तों से। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त में से किसी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के बाद उससे उस सदस्य तो वो जो है उसके सदस्यता से त्यागपत्र दे देगा। अगर वो लोकसभा में है तो उससे त्यागपत्र देगा, राज्यसभा में है तो उससे त्यागपत्र देगा, तभी वो राष्ट्रपति बनने के योग्यता रखता होगा। वेतन की बात करें तो वेतन तो मुझे नहीं लगता है कि इस बुक में सही दिया होगा, लेकिन क्योंकि अब तो बढ़ भी गया होगा ना, तो वेतन को हम नहीं देखते हैं ज़्यादा। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि उसको जो है आवास की उसके जो भत्ते वत्ते होते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सुविधाएं मिलती हैं। पेंशन की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को 6 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त होगी तथा कार्यकाल खर्च के लिए 12,000 वार्षिक अलग से दिया जाएगा। सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास, वाहन की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो राजनीति में ही जाना बेहतर है। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है या फिर प्रतिज्ञान है, कि राष्ट्रपति की जो शपथ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति किसके आगे शपथ लेता है? न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 60, ठीक है।
राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तिथि से रिक्त कर दिया है, जैसा कि हमने अभी इससे पहले बता ही दिया था आपको। तो यहाँ पे शपथ एवं त्यागपत्र के बारे में दे रखा है। ठीक है, देखो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और त्यागपत्र कौन? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके सामने। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश किसके आगे शपथ लेता है? राष्ट्रपति के आगे लेता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री शपथ भी राष्ट्रपति के आगे लेता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं और जो अपना त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने, अगर वो कोई संविधान में लिखी हुई किसी भी बात का उल्लंघन करता है तो संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे जो है पद से निष्कासित किया जा सकता है। संसद का कोई भी सदन महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है, यानी कि लोकसभा वाले भी ला सकते हैं और राज्यसभा वाले भी महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव में अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के, मतलब कि अगर कोई सदन, मान लो लोकसभा सदन जो है ला रहा है महाभियोग, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि अगर 28 सदस्य हैं लोकसभा में, ठीक है, तो 28/4 कितना हो गया? 4 7 जा 28, तो 7 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव में होने आवश्यक है। महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन बाद महाभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके बाद प्रस्ताव द्वितीय सदन में भेज दिया जाएगा। यानी कि प्रस्ताव लाने के लिए तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पे, और 14 दिन बाद जब पूरी खोजबीन कर ली जाएगी और उसके बाद दोबारा से जो है सदस्यों की हस्ताक्षर होंगे या स्वीकृत करने की बात आएगी तो कुल 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। उसके बाद अगर लोकसभा ने महाभियोग चलाया तो राज्यसभा सदन में भेजेंगे और राज्यसभा ने चलाया तो लोकसभा में भेजेंगे। इस समय राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए और सदन ने अपने कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर लिया तो उस दिन से राष्ट्रपति पदच्युत हो जाएगा, अपने पद से हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर जो प्रस्ताव बनाने में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और प्रस्ताव को पास करके दूसरे सदन में भेजने के लिए 2/3 सदस्यों के, ठीक है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति के अधिकारों की बात की गई है। तो राष्ट्रपति के अधिकार, इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ अधिकार हैं राष्ट्रपति के, आपको हम वो बता देते हैं। टाइम भी होने लग गया है, शायद आप बोर हो गए होंगे, तो हम अधिकार जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम राष्ट्रपति के अधिकार अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, जितना भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर को। कार्यपालिका आपको समझ में आई होगी कि जो भी विधायिका जो भी कानून लाती है, जो भी चीज़ें लाती है विधायिका, उसको जो लागू करने का दायित्व है वो कार्यपालिका का है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, ठीक है। तो हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही आपको कोई और बुक्स पढ़नी है तो आप उसका भी बताइए कि कौन सी बुक आपको कहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम उसका भी, जिसको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। और उत्तराखंड की अगर किसी को अजय रावत बुक पढ़नी है तो आप वो बताइएगा, मैं अजय रावत का भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं उत्तराखंड की अजय रावत पढ़ाऊँ या कोई और बुक आप चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।